I hope the screen is visible now. Is it? Okay, we were into the fifth chapter, correct? Okay, chalo. So I think we were understanding we were trying to understand the anomalous behavior of water using Hope's apparatus, correct? So इसमें हमारा जो anomalous behavior of water है वो क्या रहता है? That is कि at 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो डेंसिटी रहता है दैट इज मैक्सिमम, करेक्ट, डेंसिटी मैक्सिमम रहता है। और जैसे ही हम 4 डिग्री से कम चले जाते हैं या फिर 4 डिग्री से ज्यादा चले जाते हैं तो उसका क्या होता है, डेंसिटी कम होने लगता है, ये डिक्रीज होने लगता है, बराबर। और उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लगता है, डिक्रीज। डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, करेक्ट। चलो ठीक है। So in today's class we will just discuss about the same experiment and then we will move further to our next topic. Okay, so this is Hope's apparatus. Okay, इसमें क्या है देखिए, मैंने आपको जैसे पिछले क्लास में भी बताया था, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें कि वाटर फिल किया हुआ है और उसके अराउंड एक बॉल है और उस बॉल में फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो डाला गया है, ठीक है, आइस और सॉल्ट का फ्रीजिंग मिक्सचर। तो क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिला कि जो अभी देखिए यहाँ पे जो वाटर है इस बॉल के नीचे के जो मतलब जो इसके कांटेक्ट में जो वाटर है दैट विल बी स्टार्ट कूलिंग, वो कूल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही कूल होगा वो वाटर, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। और अगर कोई मटेरियल ज्यादा डेंस है तो वो क्या है, वो बॉटम को जाने लग जाता है, बराबर। सो dense water or the water with more density will start flowing towards downward, मतलब वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो नीचे का जो थर्मामीटर T1 है उसका टेम्परेचर धीरे 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 कहने से अच्छा है कि फास्ट डिक्रीज होने लग जाएगा एज कंपेयर टू थर्मामीटर T2। ओके, सो T2 का T1 का जो टेम्परेचर है वो कम होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। कहाँ तक कम होगा, वो कहाँ किस पॉइंट तक कम होगा? it will be it will go till 4 degrees celsius and it will stop there, or it will stop there for a amount of time, let us say x amount of time। okay, तो उसके बाद में क्या होगा कि अभी देखो नीचे का जो इस बॉल के नीचे का जो वाटर है पूरा वो 4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो चुका है और उसकी डेंसिटी जो है अभी मैक्सिमम है, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर हम कम करने लग जाए तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम होने लग जाएगी और उसका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, अभी ये जो थर्मामीटर है वो धीरे धीरे 4 की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, थर्मामीटर T2 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, वो वहीं पे रुक जाएगा और T2 जो है T2 4 डिग्री सेल्सियस पे आने की वो वेट करेगा, ठीक है। अभी दोनों भी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। अब क्या होगा देखो, अब आपको पता है कि जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाता है वाटर का तो क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है,
I'm sorry, students. Because of the internet connectivity, I lost the connection. Okay, now I'm back. The presentation might not be visible to you, but I'm back. Okay, so just wait. तो ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने आपको अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बताया, तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सपोज, लिसन टू मी केयरफुली, सपोज the temperature of water decreases below 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसकी जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी या फिर बढ़ेगी? डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। if the temperature decreases below 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी डिक्रीज होगी, यह आंसर करेक्ट है। व्हाई डेंसिटी विल डिक्रीज? बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कैसी रहती है? मैक्सिमम रहती है। और वॉल्यूम कैसा रहेगा? इफ द डेंसिटी इज मैक्सिमम देन द वॉल्यूम विल बी मिनिमम। वॉल्यूम विल बी मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर कम करो तो डेंसिटी और जो वॉल्यूम रहेगा उस पे सेम इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन टू यू नाउ। आफ्टर आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, देन लेट मी नो दैट माई वॉइस इज audible or not. Just give me a second. I will present my screen to you. Just a second. Okay. Now I have opened the book and I'm ready to present. I'm not presenting. I hope it is visible. Your book. Hopes क्या पहले बाद में थर्मोमीटर T2 जो था वहां का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो मीटर T2 जाएगा और उसके बाद में थर्मामीटर 10 पे चला जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज ही होता रहेगा। क्यों? बिकॉज दैट वॉइस नॉट सॉरी। Sorry, there is a little bit of network issue at my side. I apologize for that. Okay. I hope this doesn't happens again with us. Now I'm again presenting my screen. Is it visible, students? Am I audible? Okay, चलो, thank you. तो हमने होप्स एपरेटस देख लिया। आप एक दो बार इसे रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि टेम्परेचर T1 के पहले क्यों कम हो रहा है, उसके बाद में टेम्परेचर T2 क्यों कम हो रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक और ग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो टेम्परेचर था वो 12 डिग्री सेल्सियस पे था एट द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मतलब हमने शुरू किया था
12 डिग्री सेल्सियस से, तो उससे क्या होगा देखो। ओके, T1 जो है वो उसका कर्व नीचे से जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे T1 का कर्व नीचे से जा रहा है, तो दैट मीन्स T1 इज डिक्रीजिंग वेरी फास्ट। T1 हमें हमारा नीचे था और उसके बाद में T2 इज डिक्रीजिंग, बट इट इज डिक्रीजिंग वेरी स्लोली एट अ सर्टन पॉइंट लाइक 4 डिग्री सेल्सियस। T1 एंड T2 आर सेम, ठीक है, T1 और T2 क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस का मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया, so T2 decreases fastly and T1 decreases slowly, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक और कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर जो है ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट। ओके, नाउ ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। नाउ आई विल आस्क समवन टू read this paragraph. Okay, who will read this paragraph? Let me just ask you only. Who is interested to read the paragraph? Quickly put your name in the chat box. Okay, you guys are not putting your name, so I must take somebody's name. Okay, Samruddhi, you can read. Okay, Samruddhi का नाम लेते ही समृद्धि ने लीव कर दिया, good. Yes, Tanvi, you can read. Please turn on your mic, then I will show you the presentation. Tanvi, Yes, sir. please read it. Yes, sir. About 71% surface of the earth is covered with water. Due to constant evaporation of water, water vapor is always present in the atmosphere. The amount of water vapor in the atmosphere help us to understand the state of daily weather. The presence of water vapor in the air make it moist. The moisture in the atmosphere is called humidity. For a given volume of air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain. If the amount exceeds this limit, the excess vapor convert into water droplets. When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. The amount of vapor needed to vapor to saturate the air. For example, if temperature of air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensation. If the amount of vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense. However, if the temperature of air is 20 degrees Celsius, it can contain only 14.7 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensing. If the vapor contained in air is less than the maximum limit, then the air is said to be unsaturated. Okay, very good, thank you. Now see, what is dew point and humidity? Now all of us knows that like our earth is having 70%, 71% surface covered with water, ठीक है, मतलब हमारे अर्थ पे बहुत सारा वाटर है। और जब ये वाटर जो है, जब इसको इसको मतलब हीट मिलती है या फिर जब टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाता है, तो उसका कन्वर्जन किसमें होता है, उसका इवेपोरेशन होता है और उसका वेपर में कन्वर्जन हो जाता है वाटर का, ठीक है। तो ये वाटर वेपर जाएगा कहाँ पे, वो वाटर वेपर चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर फिलहाल अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें हमारे दिन का जो वेदर है उसका फोरकास्ट या फिर जो कि कंडीशन हम कह सकते हैं पता चलता है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे मेजर किया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ water vapor in the air makes it moist. The moisture in the atmosphere is called humidity, ठीक है। Now for a given volume of air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain। मतलब मान लीजिए कि
अभी एयर जो है, एयर को भी हम मेजर कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम और इन द सेंस ऑफ वेट आल्सो, ठीक है। कि मान लीजिए कि 1 kg ऑफ वे, सॉरी 1 kg ऑफ एयर है, या फिर 40 40 kg ऑफ एयर है, मतलब कुछ भी हम ऐसे इस तरह से एयर को मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1 kg एयर एयर में कितना वाटर वेपर है, लाइक 200 ग्राम है, 400 ग्राम है, कितना ग्राम वाटर वेपर है, और कितना सारा बाकी बाकी के कंपोनेंट्स है। तो इस पे डिपेंड होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर इज लो, it will need less vapor to saturate on the air. For example, if the temperature of air is 40 degrees Celsius, then it can contain 49 grams of the water vapor per kilogram of dry air without condensation. मतलब हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है, 1 kg ऑफ ड्राई एयर है। तो एट 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, उसमें मैक्सिमम 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कैन बी एडजस्टेड। अगर 49 ग्राम से ज्यादा हो जाता है वाटर वेपर का अमाउंट, तो क्या होगा, उसका कंडेंसेशन होगा, और उस वो जो वाटर वेपर है उसका कन्वर्जन ड्रॉपलेट्स में होने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने बात क्या की कि 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे, लाइक इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, देन इट कैन कंटेन ओनली 14.7 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensing. Like see, 40 डिग्री सेल्सियस पे 49 ग्राम एडजस्ट कर सकता है 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को हाफ करेंगे, तो वो जो अमाउंट ऑफ वेपर है वो हाफ नहीं होगा, हाफ से भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। 49 का हाफ लगभग 24.5 होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कैन बी एडजस्टेड in the 1 kilogram of dry air at 20 degrees Celsius. If the vapor contained in air is less than that the maximum limit, then the air is said to be unsaturated. देखिए, अगर 1 किलोग्राम ऑफ एयर है, ड्राई एयर है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और मान लीजिए कि उसमें जो वाटर वेपर है दैट इज 12 ग्राम, विच इज बिलो द मैक्सिमम लिमिट, करेक्ट। सो द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। And for example, at 20 degrees Celsius, in the same amount of air, the water vapor amount is like 20 grams. That is more than the maximum limit. That is, maximum limit is 14.7 grams, correct? But the actual water vapor we are saying here that it is 20 grams. That means the air is said to be saturated, and the excess water vapor, that is like something 5.3 grams of water vapor will get converted into the droplets. Okay, so this is how it works. Suppose the unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called as the dew point temperature. ठीक है, देखिए अभी मान लीजिए कि हमने 1 kg ऑफ ड्राई एयर ले लिया एट 40 डिग्री सेल्सियस, हमने एक कंटेनर में से बंद कर दिया, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। और हमारा जो ड्राई एयर है उसमें जो वाटर वेपर का अमाउंट है दैट इज 49 ग्राम्स अवेलेबल है, 49 ग्राम्स ही अवेलेबल है। लेकिन जैसे जैसे हम उस टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, एयर की मैक्सिमम लिमिट टू एडजस्ट द मैक्सिमम वाटर वेपर, वो क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी। जैसे ही उन वो एक्सेस वाटर वेपर का ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा, at that time temperature we say that temperature as a dew point. This temperature is called the dew point temperature. ठीक है, let me see, is there any, sir voice is not clear, is it clear now Tanvi? Okay, good. चलो, the vapor contained in the air is measured using a physical quantity called absolute humidity. The mass of vapor present in the unit volume of air is called absolute humidity. Generally, absolute humidity is
measured in kg per meter cube. The feeling of humid or dry nature on air not only depends on the amount of vapor in the air, but also it depends on how close that amount is for making the air saturated with the vapor. It means that it depends on temperature of air also. देखिए अभी हम कहते हैं कि कभी कभी हमारा जो वेदर है दैट इज ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है कहते हैं, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी किन दो फैक्टर पे डिसाइड होती है? विच आर दोज फैक्टर्स दैट डिसाइड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और द वेदर अराउंड अस? देयर आर टू फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और वेदर, ठीक है। और सेकेंड वन इज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी मैटर करता है और द अमाउंट ऑफ वेपर भी मैटर करता है फॉर द ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ओके, और द ह्यूमिड वेदर, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेन्ड इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर टू that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called the relative humidity. Now what is relative humidity? Percentage relative humidity, actual mass of vapor contained in the air in the given volume divided by mass of the vapor needed to make the air saturated in that volume multiplied by 100, that is called the relative humidity, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 1 kg ऑफ ड्राई वेपर है, ड्राई वाटर, ड्राई एयर है, और उसमें लाइक मान लीजिए कि 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाउ मच वाटर वेपर वी नीड टू मेक दैट वाटर कंडेंस और टू स्टार्ट द कंडेंसेशन प्रोसेस? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। हमारे पास 1 kg ऑफ ड्राई एयर है, उसका टेम्परेचर फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही प्रेजेंट है। और कितना वाटर वेपर चाहिए टू स्टार्ट द कंडेंसेशन प्रोसेस? कितना ग्राम वाटर वेपर जरूरी है? क्वेश्चन समझ में आया? यस, नो? स्टूडेंट्स, यस, नो, फ्रैंकली? चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कितना वेपर हमें ऐड करना पड़ेगा जिससे कि वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाए? सो वी नो दैट फॉर 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ओके, इज इट ब्रेकिंग स्टिल? Is it still breaking? My voice is breaking. Okay, see. Okay, ठीक है, फाइन, चलो, नो प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास 1 kg ऑफ ड्राई एयर है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इज नाउ 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एडजस्ट हो सकता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कितना ग्राम वाटर वेपर एडजस्ट हो सकता है। लिख लीजिए चैट बॉक्स में, कितना ग्राम? एट 40 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम लिमिट इज 49 ग्राम्स, बताया ना मैंने आपको अभी अभी। और एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना अमाउंट ऑफ वेपर? 14.7 ग्राम्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सी, एट 40 डिग्री सेल्सियस, it is 49 grams, okay, and at 20 degree Celsius it is 14.7 grams. This is limit. अभी मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुनो और आंसर दो कि मेरे पास 1 kg ऑफ ड्राई एयर है और उस एयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है 40 ग्राम्स। तो मुझे कितना और वाटर वेपर लगेगा टू स्टार्ट द कंडेंसेशन प्रोसेस? कितना बचेगा? 9 ग्राम्स। एज इजी एज दैट, बहुत इजी है ना, 9 ग्राम्स। चलिए अभी मैंने 9 ग्राम्स उसे ऐड नहीं किया है, ठीक है, 9 ग्राम्स ऐड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कंडेंसेशन शुरू करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन डिक्रीज दैट टेम्परेचर। समझ में आया? मैं जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, जैसे ही मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो कितना एक्सेस वाटर वेपर प्रेजेंट है?
इन द दैट अमाउंट ऑफ एयर। देखिए मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, मैंने टेम्परेचर कम कर लिया, मेरा ऑलरेडी 40 ग्राम्स वाटर वेपर प्रेजेंट है। अभी मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे हूं, अभी मेरा मैक्सिमम लिमिट है 14.7 ग्राम्स। तो कितना एक्सेस वाटर वेपर प्रेजेंट है, करो कैलकुलेशन। 20 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता है, 14.7 ग्राम्स एडजस्ट कर सकता है। एक्चुअल में मेरे पास है कितना, 40 ग्राम्स अवेलेबल है। तो 14.7 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 40 ग्राम से, कितना आएगा, 26.3 आएगा और 25.3 आएगा। करेक्ट। सो 25.3 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएगा, उसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। समझ में आया अभी? ठीक है, चलो। So the mass of vapor needed to make the air saturated in that volume multiplied by 100। तो अभी आप जब पता चल गया कि एक्चुअल मास कितना होता है, और मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड क्या, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और इससे आपको मे भी समझ में आ चुका है। The relative humidity at a point is 100 degrees Celsius. If the relative humidity is more than 60%, we feel that air is humid। ठीक है, अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60% की है कैलकुलेट करने के बाद में, then we feel the air humid। The relative humidity is less than 60%, then we that the air is dry air। Okay, during winter season you may have observed a trail at the back of a flying plane in the clear sky। As the plane flies, the vapor released by the airplane engine condenses and forms। If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white tail from condensation of vapor to disappear। If relative humidity of surrounding is less, either the size of white tail may be small or it may not even फॉर्म। ठीक है, तो हमने एरोप्लेन का देखा है, कभी हमें दिखाई देता है एरोप्लेन के पीछे, वो मोस्ट ऑफ द है दैट इज इन द विंटर सीजन, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो। टेम्परेचर इज वेरी लो इन विंटर सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वेपर जो या फिर मैक्सिमम लिमिट हम कहेंगे वो भी कम होगा। इससे क्या होगा कि वो फ्रीज हो जाएगा। वो जो हम क्या कहते हैं उसे, लेट मी जस्ट या ओके, जो स्मोक निकलता है इंजन से एरोप्लेन के, तो कंडेंस हो जाएगा, वो फैल नहीं पाएगा, इसलिए हमें वो ट्रेल बहुत देर तक दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जब ड्राई वेदर रहेगा या फिर समर में हम रहेंगे तो वो ट्रेल ज्यादा ज्यादा बार हमें दिखाई नहीं देता है, या फिर ज्यादा देर तक हमें दिखाई नहीं देता है, या फिर कभी कभी तो दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि वो जो वेपर है वो क्विकली एडजस्ट हो जाता है इन द सराउंडिंग एयर। ठीक है, उसका नहीं होता है। Take a bottle of cold water out of refrigerator and keep it outside for a while। Observe the outer surface of the bottle। Now drops of water can be observed on the outer surface of the bottle। In the same way, if we observe the leaves of plants, grass on or window glass of a vehicle in the early morning, we see the water droplets collected on the surface। ठीक है, हमने फ्रिज में से एक बॉटल निकाली और बाहर रख दी, तो उसमें क्या होगा कि उसके आउटसाइड में हम वाटर ड्रॉप्स जमा होते हुए दिखने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सराउंड द बॉटल या फिर बॉटल जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होने लग जाता है। इसी वजह से जो वाटर वेपर प्रेजेंट है अराउंड दैट बॉटल, दैट गेट्स कंडेंस्ड एंड स्टिक टू द बॉटल। मतलब सराउंडिंग का जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा
और वो बॉटल के आउटसाइड में जमा हो जाएगा। इसकी वजह से बॉटल के आउटसाइड में ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं व्हेन वी टेक आउट द बॉटल फ्रॉम द फ्रिज। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट स्टूडेंट्स? Sorry, I didn't see your message that my voice was breaking, but I don't see any reason that for the voice break because my network seems to be clear. Is it clear now, or should we stop? Is it clear now, students? ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया आपको? ओके, चलो ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। You didn't miss any part, I think. Yeah, चलो ठीक है। Through these two observations, we sense the presence of water vapor in the atmosphere. When air cools due to decrease in temperature, it becomes saturated with water vapor. As the result, the excess water vapor gets converted into tiny droplets. The dew point temperature is decided by the amount of vapor in the air. तो आई होप कि आप लोगों को सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है इसके बारे में अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, आपको पता है व्हाट इज सैचुरेटेड एयर एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड एयर। आर यू क्लियर अबाउट दिस और नॉट? लेट मी क्लैरिफाई दिस इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस concept. Yes or no? If you are clear, then put yes. If you are not clear, then put no. I will elaborate again. I'm talking about the saturated air and unsaturated air concept. So जिनको पता है वो yes लिखेंगे, जिनको नहीं पता है वो no लिखेंगे। जल्दी क्विकली लिखिए। ओके, सब लोग S लिख रहे हैं, इसका मतलब सबको पता है। ओके, तन्वी इज नॉट हैविंग आइडिया व्हाट इज सैचुरेटेड एयर एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, देखो तन्वी एंड भैरवी, मैंने आपको बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम वाटर वेपर कितना एडजस्ट हो सकता है। मैक्सिमम वाटर वेपर अमाउंट एट 40 डिग्री सेल्सियस क्या है बताइए, आप दोनों बताइए। पर किलोग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम वाटर वेपर लिमिट इज 49 ग्राम्स। वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन मेरे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है 60 ग्राम्स। 60 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो वो जो 11 ग्राम्स है वो क्या हुआ, वो ज्यादा हुआ। सो दैट एयर इज सैचुरेटेड। समझ में आया? अगर इस लिमिट से ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है देन दैट एयर इज सैचुरेटेड। और मान लीजिए कि मेरे वाटर वेपर एयर में 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, सो इट इज व्हाट, इट इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, करेक्ट? सो इट इज अनसैचुरेटेड। okay, now it depends on temperature also whether the air is saturated or not. मान लीजिए कि आपकी जो एयर है उसमें 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, लेकिन उसका टेम्परेचर है 20 ग्राम्स। सो वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वाटर वेपर प्रेजेंट इज 30 ग्राम्स, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? amount of vapor present is 30 grams and the temperature is 20 degrees Celsius. It is not unsaturated, it is saturated, because at 20 degrees Celsius we know that the maximum limit is 14.7 grams, and 30 grams, I'm talking about 30 grams, 30 grams is more than the 14.7, isn't it? So the air is said to be saturated. Okay, so I hope you understood this concept. Now unit of heat. The units of heat are joule in SI units and calorie in CGS units. The amount of heat necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 Celsius degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. देखिए हीट की डेफिनेशन जो है बहुत ही इजी है। द अमाउंट ऑफ हीट required or necessary to raise the temperature of 1 gram of water
from 1 degree Celsius by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. Similarly, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called 1 kilocalorie heat. It is clear that 1 kilocalorie is equals to 100 कैलोरी. ठीक है, और यहाँ पे दिया है कैलोरी और जूल का कन्वर्जन दिया है. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स. ठीक है, तो वो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने हीट के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस पे कुछ रिसर्च किया था और कुछ पब्लिश किया था, इसलिए हीट को जो है जूल यूनिट दिया गया है. ठीक है, अभी उसके बाद में आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नाउ माय वॉइस इज आई थिंक क्लियर. इज इट माय वॉइस इज क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Specific heat capacity. So for this experiment we need the material like a tray with thick layer of wax, solid spares of iron, lead and copper of equal masses, burner or spirit lamp and the large beaker. देखिए, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या चाहिए? एक ट्रे चाहिए जिसमें कि एक मोटी सी लेयर होनी चाहिए वैक्स की. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 3 स्पेयर्स चाहिए हमें, सॉलिड स्पेयर्स ऑफ आयरन, लीड एंड कॉपर. उसके बाद में एक बर्नर एंड स्पिरिट लैम्प एंड द लार्ज बीकर. हम क्या करेंगे? टेक द 3 स्पेयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड ऑफ इक्वल मासेस, मतलब उन तीनों का मास या फिर वेट जिसे हम कहते हैं वो इक्वल होना चाहिए. पुट ऑल द 3 स्पेयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम. अभी हमें बीकर में उन 3 स्पेयर्स को रखना है. टेक द 3 स्पेयर्स आउट ऑफ द वाटर. ऑल द स्पेयर्स विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. देन put them immediately on the thick slab of wax. Note the depth of each of the spares goes into the wax. हमें क्या करना है? वाटर में से उन स्पेयर्स को निकालना है और वैक्स के लेयर पे हमने उसे रखना है. तो क्या हमने ऑब्जर्व क्या करना है? हमने ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट द डेप्थ ऑफ ईच स्पेयर, मतलब कितने डेप्थ तक हर एक स्पेयर चला गया है. तो इस ऑब्जर्वेशन में हमें नजर आ रहा है या फिर दिखाई दे रहा है कि लीड का जो स्पेयर है वो कम डीप चला गया है, आयरन का जो स्पेयर है वो सबसे ज्यादा डीप चला गया है और कॉपर का जो है वो बीच में ही है. ठीक है, अभी देखिए उनका जो टेम्परेचर था वो भी इक्वल था और उनका जो मास था वो भी इक्वल था, सब कुछ इक्वल था. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? कि आयरन का स्पेयर बहुत ज्यादा डेप्थ तक जा सका और लीड का जो स्पेयर है वो ज्यादा डेप्थ तक जा नहीं पाया. So what is the reason behind it? We will find out. Okay, the spare which absorbs more heat from the water will give more heat to wax. This is the reason. So the iron spare absorbs more heat, so it gives more heat to the wax. वो absorb more करेगा तो देगा भी ज्यादा ही. ठीक है, so that's why it goes deep into the wax. More wax will thus melt and the spare will go deeper in the wax. It can be observed that the iron spare goes deepest into the wax, lead spare goes the least and the copper spare goes to intermediate depth. This shows that for equal rise in temperature, the 3 spares have absorbed different amounts of heat. This means that the property which determines the amount of heat absorbed by a spare is different for 3 spares. This property is called specific heat capacity. मतलब तीनों स्पेयर का टेम्परेचर भी सेम था और मास भी सेम था, लेकिन तीनों ने जो हीट अब्सॉर्ब कर ली उस हीट में डिफरेंस था. ठीक है, सो दिस कैपेसिटी ऑफ अब्सॉर्बिंग द हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. The specific heat capacity is denoted by the letter C, that is small c. The SI unit of specific heat is joule per degree Celsius. The joule per degree Celsius kilogram, and the CGS unit is calorie per gram डिग्री सेल्सियस. वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज 1, ये आपको याद रखना है. आयरन की जो है वह 0.110 है, कॉपर की जो है वो 0.095 है, और मर्क्यूरी की जो है वो 0.033 है. आप यहाँ पे इस टेबल में स्पेसिफिक हीट देख सकते हैं हर एक, या फिर जो कि हमें 8 सब्सटेंस दिए गए हैं उनकी. तो अभी हमें फॉर्मूला चाहिए कि हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट डिलीवर्ड, इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए. इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज C, the mass of the object is m, and the temperature of the object is raised by delta T degree Celsius, the heat energy absorbed by the object is given as m multiplied by C multiplied by delta T. मतलब कि m is the mass of that object, C is the specific heat of that object, and delta T is change in temperature. Change in temperature मतलब क्या, पहले टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, बाद में उसे हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया. ठीक है, तो टेम्परेचर कितने से बढ़ा, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा. सो वी विल टेक डेल्टा टी एज 20 डिग्री सेल्सियस, नाइदर 80 डिग्री नॉर 100 डिग्री. ठीक है, सो वी विल टेक द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हीट अब्सॉर्ब कितनी हुई ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मास तो तीनों भी ऑब्जेक्ट का सेम ही था, तीनों भी स्फीयर का सेम ही था, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सी, जो है स्मॉल सी, वो तीनों के लिए डिफरेंट है. इसलिए तीनों ने अलग अलग हीट अब्सॉर्ब की. डेल्टा टी भी तीनों के लिए सेम ही था. ठीक है, सो अभी देखते हैं. In the same way, the specific heat of an object is C, the mass of the object is m, and if the temperature of the object is decreased by delta T, अभी टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, then the heat energy lost by the object will be m multiplied by C multiplied by delta T. Similar, mass multiplied by the specific heat multiplied by the change in temperature. ठीक है, so इस तरह से heat absorbed और हीट एनर्जी लॉस्ट, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हीट एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल, दिस इज गिवन अ बॉक्स, देयर इज अ बॉक्स गिवन विच इज बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल. मतलब कि इस बॉक्स के अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, और बाहर की जो हीट है वो इस बॉक्स के अंदर आ नहीं सकती. लाइक थर्मस, वी कैन थर्मस. ओके, सो इसमें एक एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे कि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट लेंगे और एक हॉट ऑब्जेक्ट लेंगे. ठीक है, तो हॉट ऑब्जेक्ट से होते हुए मतलब हीट पास होने लग जाएगी, एंड दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट के ओर फ्लो होने लग जाएगी. तो यह जो हीट का फ्लो है वो कब तक हो जाएगा, जब तक उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो हीट है, हीट एनर्जी है, वो इक्वल लेवल पे नहीं आ जाती, तब तक वो उनका ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होता रहेगा. दिस इज कॉल्ड हीट एक्सचेंज. ठीक है, यह एक्सपेरिमेंट हम उस बॉक्स के आउटसाइड क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो हमारे एनवायरमेंट में भी लॉस मतलब हो जाएगी या फिर अब्जॉर्ब हो जाएगी. सो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उन पे हीट एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी. क्यों, क्योंकि थोड़ी हीट जो है वो उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुई और थोड़ी हीट जो है वो एनवायरमेंट में अब्सॉर्ब हो गई. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हमने एक बॉक्स में परफॉर्म किया, सो दैट द आउटसाइड टेम्परेचर और द आउटसाइड हीट डू नॉट टेक प्लेस in this experiment. Okay, so the heat energy lost by hot object is equal to heat energy gained by the cold object. ठीक है, so this is called the principle of heat exchange. Now measurement of specific heat. specific heat को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं, and what is calorimeter. calorimeter आपने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है. ठीक है, the specific heat of an object can be measured
using mixing methods. For this, calorimeter is used. You have learned about calorimeter in the previous standard. If hot solid object is put in the water in the calorimeter, heat exchange between hot object and the water and the calorimeter starts. This continues till the temperature of the solid object, water, and the calorimeter becomes equal. Therefore, heat lost by the solid object is equal to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water in the calorimeter. मतलब water ने जितनी heat absorb की और उस calorimeter ने जितनी heat absorb की, same amount of heat is delivered by that solid object or same amount of heat is lost by that solid object. Here, let us say heat lost by the solid object is Q. So mass of the solid object multiplied by its specific heat multiplied by decrease in temperature. Decrease in its temperature. So this is our formula, M multiplied by C multiplied by delta T. Similarly, heat gained by water, उसमें mass of water आएगा, its specific heat आएगी water की, और increase in its temperature आएगा. This is for formula for Q1, that is heat gained by water. Now Q2, that is heat gained by calorimeter. Mass of calorimeter multiplied by its specific heat and multiplied by increase in its temperature. So heat lost by hot object is equals to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. So Q is equals to Q1 plus Q2. Using these equations, if the specific heat of water and the calorimeter are known, the specific heat of solid objects can be calculated. Now there is one example given here. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी. हमें मास कितना दिया गया है, 5 kilograms दिया गया है. Let me see the chat box whether am I audible or not. Yes, I am audible. I think nobody has put anything. So the mass given is 5 kg. C, we know that 1 kilocalorie per kg degree Celsius. ठीक है, for water, and the change in temperature, that is 100 degree Celsius to 20 Celsius हो रहा है. That is the change in temperature, that is 80 degree Celsius here. So energy to be supplied to water is equals to energy gained by water. So how we find out the energy gained by water? Mass of water, that 5 grams, multiply specific heat of water, that 1 kilocalorie per degree Celsius, and that is change in temperature. So multiplied by C multiplied by delta T is equals to 5 multiplied by 80 degrees Celsius, so that it becomes 400 kilocalories of heat energy is required to change the temperature of 5 kg of water from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Hence, the heat energy to raise the temperature of water is 400 degree Celsius. ठीक है, तो बाकी के जो हमारे यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स है, they are based on the given formulas only. Try them at home. If you are unable to solve, okay, voice is breaking now. Okay, now we are over also. Okay, so please try to solve the solved examples, as well as please try to solve all the given questions behind the chapter. Okay, okay, that's fine. Our class has now ended. I'm just giving some random extra instructions, and then we will close the class. Okay, so I hope you understood the chapter. It was quite what we can say, complex chapter, or it was hard to understand. There is a lot of imagination is there. Okay, so you have to imagine things. You have to watch lots of videos on YouTube regarding this topic. Okay, you have to study about it. You have to read these concepts. Okay, then you will understand in more deep, or you will understand it more deeply. Okay, so that's it for today, I think. And yeah, you can leave the class, students. That's it. Our chapter is finished. We will start the next chapter in the next class.
And today's class is over. Bye bye everyone and leave the class.